नमस्कार, इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। खास लम्हे में हमारी मुलाकात एक खास मेहमान के साथ होती है, जिनके साथ हमारी खास बातचीत होती है। और आज खास बातचीत करने के लिए खास लम्हे में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनलों पर अक्सर सुर्खियों में बनी रहने वाली वो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, एक शिक्षिका, एक समाज सेविका और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकम्मल पहचान एक लोक गायिका के रूप में हासिल करने वाली वो शख्सियत हैं संजू सिंह जी, जिनके साथ आज हम रूबरू होंगे और तमाम बिंदुओं पर हमारी बात होगी। संजू सिंह के बारे में हम इससे पहले बात करने से पहले बता दें कि माँ शारदे ने उन्हें बहुत सुंदर से कंठ से नवाजा है और उन पर माँ शारदे की रहमत टूट करके बरसती है। तो आइए रूबरू होते हैं संजू सिंह जी से और बातों का सिलसिला जारी करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन टीवी 24 परिवार में। बहुत बहुत आभार आप सभी का और सभी दर्शकों को भी मैं संजू सिंह हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मैम, जैसा कि ये विदित है कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका के रूप में आपकी पहचान, आपके गीत पूरे देश और दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। तमाम गीत आपके जो है मिलियंस आपके जाते हैं, व्यूअर जाते हैं, तमाम आपके फैंस हैं। वाकई आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुकम्मल पहचान हासिल की है। लेकिन तमाम बातों को जानने से पहले हम एक बात जानते हैं कि पहचान तो आज आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन एक लोक गायिका के रूप में जब आपने सफ़र की शुरुआत की थी, उस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। जी मैं तो गाने तो बचपन से गाया करती थी, क्योंकि मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी। हालांकि उनका कोई प्रोफेशन नहीं था, अपने गांव घर में गाती थी, तो मैं सुन के उनका गाती थी, सीखती थी। तो ये गाने का कला तो मेरे बचपन से है, लेकिन इसको प्रोफेशनल तौर पे इसकी शुरुआत 2007 में मेरा पहला कैसेट आया। उस टाइम ऑडियो कैसेट चला करते थे, तो कन्नवा के बाली करके आया था, जिसको लिखा था मेरे पति वीके सिंह जी ने। तो फर्स्ट मेरा ये रहा। इसके बाद सबसे पहले बड़ा मंच हमको मिला सारनाथ में बौद्ध महोत्सव। तो जी, तो वहाँ से मैंने प्रोफेशनल गायन शुरू कर दिया। मैम, आपका ये लंबा सफ़र रहा है। आपने जैसा बताया कि 2007 से लेकर के 2020 कुल मिलाकर के 13 वर्ष के दौरान आपने इस देश के अंदर तमाम तरीके के हालात देखे होंगे, तमाम तरीके के उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैम, कैसे कैसे अनुभव आप अपने दामन में आपने समेटे, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी, बहुत सारे अच्छे अनुभव भी हैं और बहुत सारे बुरे अनुभव भी हैं। अभी तो फ़िलहाल जो जिस टाइप का अभी माहौल चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, तो काफ़ी सारे अनुभव हैं। तो मैं इसमें से कुछ अनुभव अभी फ़िलहाल, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है मैं उसी की जिक्र करूँगी। तो जो अभी देश की हालात है, मैंने देखा कि ट्रकों में भर के मजदूर जो आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। तो कैसी डिस्टेंसिंग? जब एक ट्रक में भर के ऊपर नीचे लद कर के 100 50 मजदूर भरे जा रहे हैं, तो कहाँ से डिस्टेंसिंग हुई? तो वो इधर हम बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, और वहाँ से इतने सारे वो कहाँ से होकर के लोग आ रहे हैं। और जिस गांव में जाएंगे, जहाँ जिस जगह पे जाएंगे वो, तो ये महामारी का क्या विकराल रूप होगा, यह देख करके हम लोगों का एकदम दिल जो है आजकल रो रहा है। और इसी पर फिर मैंने कई गानों का भी रचना कर डाली है। मैम, आपने दर्द को शब्दों का रूप देने की कोशिश की है, जज्बातों को शब्दों का रूप देने की कोशिश की है, जिसमें आपका एक गीत अभी सामने भी आया है। हम चाहते हैं कि दर्शक इंडियन टीवी 24 के माध्यम से भी देखें आपके उस गीत को, तो उस रचना को जो है आप हमारे सामने रखिए। अभी तो अब लॉकडाउन 4 शुरू हो गया, लेकिन मैं जब लॉकडाउन 3 शुरू हुआ था, तभी मैंने मजदूरों के दर्द को बयां किया था कि कैसे कमाने के लिए जो है सब लोग, कहीं ना कहीं हम लोग भी मजदूर ही हैं। मजदूर नहीं, श्रमिक, मैं उसको तो कामगार बोलती हूँ। कामगार के श्रेणी में सब लोग आते हैं। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मजदूर क्या होता है? क्या कोई अगर बाहर काम करने के लिए तो केवल मजदूरी करने के लिए जाता है? उसमें टेक्नीशियन भी जाते हैं, उसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए IAS PCS भी बन के जाते हैं, तो वो भी तो नौकर हैं। तो वो कामगार हुए, हम लोग भी नौकर ही हैं। तो मैं उनके दिल के जो भाव थे, इतने दिनों से परिवार से अलग हो गए, छुट्टियां हो गई, लॉकडाउन की छुट्टी हो गई, सब लोग घर में बंद पड़े हैं, लेकिन परिवार से, यहाँ तक कि बेटा यहाँ है, पिता वहाँ है, माँ कहीं और है। तो माँ बाप बूढ़े हैं, एक जगह पड़े हुए हैं नौकरी करने के लिए, बच्चे जो है बाहर हैं, कोई नहीं एक दूसरे को देख पा रहा है, मिल पा रहा है।
केवल हाल चाल हो रही है फ़ोन से। तो जो दिल का दर्द था उसको मैंने अपने गीतों में ढाल करके सुर दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा सुना रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी की राहों में मजबूर हो गए, जिंदगी की राहों में मजबूर हो गए, अपनों से अपने, अपनों से अपने, अपनों से अपने हम ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, जिंदगी की राहों में मजबूर हो गए। सड़कें वीरान है, गलियां सुनसान है, सड़कें वीरान है, गलियां सुनसान है, सड़कें वीरान है, गलियां सुनसान है, ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे तस्वीर हो गए, ऐसा लगता है जैसे तस्वीर हो गए, अपनों से अपने, अपनों से अपने, अपनों से अपने हम ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, जिंदगी पे भारी है कैसी महामारी है, जिंदगी पे भारी है कैसी महामारी है, जिंदगी पे भारी है कैसी महामारी है, भूखे रहने को हम, भूखे रहने को हम मजबूर हो गए, भूखे रहने को हम मजबूर हो गए, अपनों से अपने, अपनों से अपने, अपनों से अपने हम ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए, ऐसे दूर हो गए। बहुत सुंदर, अद्भुत रचना मैम। आपकी तमाम यादगार रचनाओं में जैसे बात करें कि आपके गीत आया था कि अमेरिका ऐसन देश मांगे भारत से दवाई, इसके बाद एक गीत और आया कि कोरोना योद्धाओं को प्रणाम, ऐसे करके। लेकिन इन तमाम रचनाओं के बीच से मैम अगर बात करें तो एक आपका गीत जो कई प्रतिष्ठित चैनलों पर टॉप 10 वायरल गीतों में पहला स्थान हासिल किए हैं, इसके लिए आपको बधाई कि आप पात्र हैं मैम। गीत था कि उठो लाल अब आंखें खोलो। मैम इस गीत का ख्याल कैसे जहन में आया, कहाँ से आपने सोचा, कैसे फिर इसको लिखा आपने, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बधाई देना चाहूँगी। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए शायद मैं टॉप वायरल के नंबर 1 पर बनी हुई हूँ। तो ये गीत हमको, मैंने इसको लिखा नहीं था, ये हमको व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था, आया हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझे लगा, लेकिन जब ये गीत मिला था तो उस टाइम काफ़ी ये बिखरे हुए स्थिति में था। तो मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया कि ये इसको ऐसे ऐसे करेक्शन कर दे तो बहुत अच्छा जाएगा। तो मैंने उसको एक ठोस रूप दे करके लिखा, लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो मैंने उसको बनाया। मैं आपको उसको थोड़ा सा सुना देना चाह रही हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, बर्तन मांजो कपड़े धो लो, झाड़ू लेकर फर्श बुहारो और किचन में पोछा मारो, पोछा मारो, अलसाओ न आंखें मूंदो, सब्जी काटो आटा गूंदो, तनिक काम से तुम ना हारो, घी डाल कर दाल बघारो, गमलों में तुम पानी डालो, टंकी छत से गाद निकालो, देखो हमसे खेल न खेलो, छोड़ो मोबाइल रोटी बेलो, बिस्तर सारे धूप में डालो, खाली हो अब काम संभालो, नहीं चलेगी अब मनमानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी। बहुत सुंदर मैम। अभी आपने देखा कि देश के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के 40 दिनों तक देश की जनता ने पूरी तरीके से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया
उसके द्वारा जारी गाइडलाइन पर अमल किया, पूरी तरीके से हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन मैम सरकार ने किसी तरीके का प्रतिष्ठान नहीं खोला, सरकार ने दुकानें नहीं खोली, सरकार ने संसाधन नहीं खोला तो क्या, शराब की दुकानों को। और आपने देखा कि शराब की दुकानों को खोलने के बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। एक लंबी कतारें किलोमीटरों तक देखी गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे लंबे समय से लोग प्यासे बैठे हुए हों। ऐसी स्थिति में शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद आपका एक गीत सामने आया था मैम, तो हम चाहते हैं कि इंडियन टीवी 24 के माध्यम से दर्शक वो गीत भी देखें, वो सुनना चाहते हैं। बोलो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ भी नहीं खुला और शराब के ठेके खोल दिए गए, तो ये काफ़ी मतलब सरकार की गलत निर्णय था। क्योंकि आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, हम लोगों भी न्यूज़ पर देखे, 4-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग शराब खरीद रहे हैं। क्या है, तो हम ये कहने रहे थे कि पिछले 1.5 महीने से अगर मधुशाला बंद था तो लोग तो नहीं मरे, लेकिन शराब न बिका, दुकानें न खुली तो सरकार को काफ़ी क्षति महसूस हुई, सरकार मरने लगी, इसलिए उन्होंने शायद खोल दिया। तो इसी पर मैंने हास्य व्यंग की एक रचना की जो इस प्रकार है। लॉकडाउन के आड़ में कोरोना जाए भाड़ में, लंबी लाइन लगाए के हर कोई खड़ा जुगाड़ में, हर कोई खड़ा जुगाड़ में। डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी लॉकडाउन को धो डाला, नशा मुक्त होता भारत तो कैसे चलती मधुशाला, कैसे चलती मधुशाला। बंद पड़ा पाठशाला है, खुल गई मधुशाला है, पिलाने वाला भी दिल वाला है, पीने वाला हिम्मत वाला है, पीने वाला हिम्मत वाला है। नहीं मिल रहा राशन पानी मगर मिली मधुशाला है, साकी तेरे प्यार में हर बंदा मत वाला है, हर बंदा मत वाला है। बहुत खूब मैम, अप्रत्यक्ष रूप से एक सच्चाई को बयां करने का प्रयास रहा है आपका इस गीत में। मैम अगर बात करें आपके सफलता के शिखर तक पहुंचने की, इस बुलंदी तक आने की, तो मैम इस सफलता में किसका प्रमुख हाथ रहा है, किसका प्रमुख योगदान रहा है आपके इस लंबे सफ़र को तय करके यहाँ तक बुलंदी तक पहुँचने में? मैं अगर कहूँ कि अगर यहाँ तक पहुँचने का श्रेय जाता है तो ये पूरा का पूरा श्रेय मेरे पति बीके सिंह जी को जाता है और मेरे ससुर जी को भी जाता है। क्योंकि हमेशा वो भी चाहते थे कि मैं अच्छा गाती थी, तो मेरे ससुर जी को भी काफ़ी पसंद था, तो वो भी चाहते थे कि नहीं कुछ करो कुछ करो। तो लेकिन इसमें सारा श्रेय मेरे पति का जाता है कि इन्होंने मतलब कोई बंधन नहीं लगाया बढ़ चढ़ कर, यहाँ तक कि अब तो ये गीत भी लिखने लगे हैं, समसामयिक गीत देख करके परिस्थितियों को लिखते हैं, तो मैं उसको भी सुर देती हूँ। मैम बात करें अगर साक्षात्कार के समापन की तरफ अगर धीरे धीरे करके पहुँचे, तो एक मुद्दे को हम बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं मैम, क्योंकि देश के अंदर आपने जैसे बातचीत के दौरान बात हुई कि देश के अंदर ट्रकों में भर करके लोग किस स्थिति में जा रहे हैं, उस दर्द को लेकर के आपका एक गीत था, रह लेंगे उपवास ना जाएंगे परदेश, कुछ करके ऐसा था मैम। वो गीत हम हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो गीत वाकई एक ऐसा गीत है कि जो हृदय को स्पर्श कर जाता है, विदीर्ण हो जाता है हृदय जो है आपके गीत को सुन करके, वाकई आंखें नम हो जाती। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके माध्यम से वो गीत हमारे दर्शकों तक पहुँचे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हमारे श्रमिक भाई जो हैं अपने घर से पलायन करके शहर को गए थे कमाने के लिए कि वहाँ पर रोजी रोटी कमाएंगे तो हमारा परिवार चलेगा, आज इस कठिन परिस्थिति में जो उनकी हालत है, जिस तरह से वो अपने घर लौटने को मजबूर हुए हैं, उन परिस्थितियों को देख करके मतलब आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे थे। तो इसी को देख करके हम लोगों ने एक गीत लिखा है, तो उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगी। काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है। ये किसान के और जो कह लीजिए कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके दिल का दर्द है। जब घर लौटते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग क्या होती है कि हमको अब कमाने जाना है कि नहीं जाना है। तो हाँ, उसी भाव को इस गीत में डाला गया है। हम रह लेंगे उपवास मगर परदेस ना जाएंगे, हम रह लेंगे उपवास कभी परदेस ना जाएंगे। जब तक है तन में सांस, जब तक है तन में सांस, कभी परदेस ना जाएंगे। हम रह लेंगे उपवास कभी परदेस ना जाएंगे। हम पे
की आग बुझाने को शहरों में गए थे गाँवों से। हम पेट की आग बुझाने को शहरों में गए थे गाँवों से। जब आई मुसीबत थोड़ी सी तब नमक छिड़क दिया घावों पे। वहाँ कोई ना अपना खास, वहाँ कोई ना अपना खास, कभी परदेस ना जाएंगे। जब तक है तन में सांस, जब तक है तन में सांस, कभी परदेस ना जाएंगे। हम रह लेंगे उपवास, कभी परदेस ना जाएंगे। जिनके कामों में लगे रहे उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। जिनके कामों में लगे रहे उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। मेरे भूख बिलखते बच्चों को देख के अपना मुख मोड़ लिया। मरने सा हुआ एहसास, मरने सा हुआ एहसास, कभी परदेस ना जाएंगे। जब तक है तन में सांस, जब तक है तन में सांस, कभी परदेस ना जाएंगे। हम रह लेंगे उपवास, कभी परदेस ना जाएंगे। कोसों मीलों पैदल यात्रा हम चलते रहे भूखे प्यासे। कोसों मीलों पैदल यात्रा हम चलते रहे भूखे प्यासे। पाँव में छाले थमती सांसें हम ढोते रहे अपनी लाशें। लौटे शहरों से निराश, लौटे शहरों से निराश, कभी परदेस ना जाएंगे। जब तक है तन में सांस, जब तक है तन में सांस, कभी परदेस ना जाएंगे। हम रह लेंगे उपवास, कभी परदेस ना जाएंगे। निस्संदेह मैम, एक दर्द को, एक व्यथा को जिस तरीके से आपने शब्दों का रूप देकर के गीत के रूप में आपने रखा सामने, वाकई काबिल तारीफ़ है। मैम, बातचीत के दौरान एक चीज़ और कर लें कि आपका एक गीत और है, उससे अछूता नहीं रहूँगा, ज़रूर सुनना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि एक शहर का दर्द आपने लिखा था, हमारे संज्ञान में आया था, तो मैं चाहूँगा कि वो गीत भी हमारे दर्शक देखें आपके माध्यम से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये कोविड-19 का महामारी का जो प्रकोप है, ये बहुत लंबे समय तक दिखेगा। अभी तो एक कमाने खाने और फिर वहाँ से पलायन होकर के फिर आना, तो जिन मजदूरों के औजार और मशीनों का खटर पटर से पूरा शहर गुंजायमान रहता था, आज उनके घर वापसी से, अपने घर वापस आ जाने से वो शहर जो है वीरान पड़ गया है। वो वीरान तो ऐसे भी है क्योंकि सब लोग घरों में बंद हैं, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हमारी महामारी ख़त्म होगी, तो उसी तरह से फिर मजदूर आएंगे कहाँ। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और जो एक शहर का दर्द है, इसको भी मैंने अपने गीत में पिरोया है कि उसके बाद क्या असर होगा। तो ये शहर जो है मजदूरों से अपना दर्द कह रहा है। इस गीत में यही भाव है कि शहर कैसे मजदूरों को कह रहा है कि हमें छोड़ के मत जाना, फिर लौट के आना। जी, तो मैं सुनाऊंगी आपको। ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं, ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के। ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं,
शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, कामगार मेरे भाइयों समझो इशारा, कैसे चलेगा अब कल कारखाना, ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, अपने घर को छोड़ के तुम आते हो, सच्चे मन से अपना फर्ज निभाते हो, अपने घर को छोड़ के तुम आते हो, सच्चे मन से अपना फर्ज निभाते हो, रोटी खातिर खून पसीने बहाते हो, पापी पेट के खातिर कष्ट उठाते हो, कामगार मेरे भाइयों लौट के आना, कैसे भरेगा अमीरों का खजाना, ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, जैसे चाहा वैसे तुझे इस्तेमाल किया, ना सोचा ना समझा राह में छोड़ दिया, जैसे चाहा वैसे तुझे इस्तेमाल किया, ना सोचा ना समझा राह में छोड़ दिया, जिनके काम में लगे रहे तुम रातों दिन, मुश्किल वक्त में वो अपना मुंह मोड़ लिया, कामगार मेरे भाइयों वादा निभाना, कैसे चलेगा अब कल कारखाना, ओ मेरे कामगार भाइयों जाना नहीं, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, शहर छोड़ के, मुख मोड़ के। इस गीत को लिखा था मेरे पति वीके सिंह जी ने। बहुत खूब, वाकई बहुत सुंदर गीत है। मैम, अगर बात समापन की तरफ, साक्षात्कार की तरफ चलें तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देश के हालात इस वक्त जिस तरीके से कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है, मामले ऐसे देखे जा रहे हैं। ऐसे समय में इंडियन टीवी 24 के माध्यम से आप जागरूकता का देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, वो हम जानना चाहते हैं। मैं अपने देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि देश की स्थिति इस समय मुश्किल घड़ी में है, तो आप लोग संयम रखें और नियमों का पालन करें, ज़्यादा आप लोग उत्तेजित ना हों, क्योंकि स्थिति जो है बहुत विकट है। तो ये धैर्य से ही काम चलेगा, तो धैर्य बनाए रखें और देश के साथ रखें। निश्चित तौर पे एक दिन बहुत अच्छा दिन आने वाला है और आएगा भी। और इस महामारी से अगर लोग सीख नहीं लेते हैं, अगर समता मानवता का पाठ नहीं पढ़ते हैं, समता मानवता नहीं अपनाते हैं, तो फिर कभी सुधर नहीं सकते। तो मैं अपने देशवासियों से अपील करूंगी कि आप लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बनाए रखें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी। इंडियन टीवी 24 के खास कार्यक्रम खास लम्हे में हमारे साथ जो सक्सेस जुड़ी हुई थी, उनके गीत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे थे, आज हम रूबरू हो रहे थे लोक गायिका, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली संजू सिंह जी से। अगली कड़ी में हम फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टीवी 24 मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ।